आज अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का अपना सेकंड लेक्चर है, मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड लेक्चर है। कल अपन ने मीन्स पहले वाले लेक्चर में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक जो इक्वेशन है, एमएमएफ इक्वेशन है, रिलक्टेंस है, परमिएबिलिटी है, सर्किट लो है, मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट का लो है इक्विवेलेंट टू ओम्स लो है, इसको डिस्कस किया था। और ये अपन ने समझने की कोशिश की थी कि मैग्नेटिक सर्किट कैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनालॉगी होता है और कैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से कोरिलेट किया जा सकता है। ये दोनों अपन ने समझने की कोशिश की थी। आज अपन इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ये अपन को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बेसिक्स को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करेगा। ये अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो, सारी मशीन ही, हर एक मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल में जितनी भी मशीन्स होती हैं, हर एक मशीन में ये बेसिक मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली पूछा जाता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना अपने लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पढ़ने में फंडामेंटली याद रखना, फंडामेंटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन आज स्टडी कर रहे हैं और मेरा पिछले 23 ईयर्स से एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स को पढ़ाने का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, टीचिंग स्टाफ को, प्रैक्टिकल इंजीनियर्स को, इंटरव्यूज वगैरह के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ वो जो लैक करता है, कहाँ जो प्रॉब्लम्स को अपन को देखना होता है और कैसे अपन जो है ओवरऑल सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे जो है फंडामेंटल्स जो हैं मुझे पता है। तो डेफिनेटली मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लर्न करेंगे। ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग के जो टीचर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स पढ़ाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये तो बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक्स है। मतलब सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मशीन इसके ऊपर टिकी हुई है, हर जगह ये जो है बीच बीच में पॉइंट्स आते रहते हैं। उसके बावजूद भी टीचर्स सीधे ही चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं और फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देते हैं। जब फंडामेंटल को इग्नोर कर देते हैं तो आप फंडामेंटली सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं और आप जो है सब्जेक्ट को पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाते हैं कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, कैसे नंबर मिलने हैं, कैसे पास होना है। अपन को आज या मेरे वाले लेक्चर में आपको पासिंग मार्क्स की टेंशन नहीं है, आपको सब्जेक्ट को फंडामेंटली समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं आप दोनों को मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनालॉजी बताता हूं। मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, इन दोनों में कैसे अपन रिलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशनशिप होती है। इसमें फ्लक्स को फाई कहते हैं, फाई फ्लक्स होता है। इक्वेशन फ्लक्स के लिए लिखी जाती है। यहां फ्लक्स की जगह अपन करंट लेते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट लेते हैं, करंट। और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक सर्किट में करंट की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं, फ्लक्स। यहां करंट को आई से डिनोट करते हैं, यहां फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा, करंट को पैदा करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में फोर्स जो होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इसको यहां वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल। और यहां जो ये फोर्स होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है उसको एमएमएफ बोलते हैं, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसको जनरली एफ से लिखा जाता है, एफ, इसको जनरली ई या वी से लिखा जाता है। ये एमएमएफ जो होता है ये एम्पियर टर्न होता है, टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न से लिखा जाता है। तीसरा, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप जाएं तो उस लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें तो आपको बेसिक फंडामेंटली कैसे जो सब्जेक्ट को जो लर्न करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके, तीसरा यहां एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। यहां रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस होता है। मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस को जनरली इटैलिक आर से लिखा जाता है या कैपिटल एस से भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स वाले इसको कैपिटल एस से भी लिखते हैं। ये रिलक्टेंस होता है। क्लियर? रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और रो को 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए से लिखते हैं। और यहां रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको 1 अपॉन म्यू L अपॉन ए, मीन्स ये रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी। तो यहां मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, इसको परमिएबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक कंडक्टिविटी होती है और मैग्नेटिक कंडक्टिविटी को मैग्नेटिक सर्किट के लिए परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये है आपकी मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। L लेंथ ऑफ पाथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाथ है। जैसे ये मैं एक लूं, इसका एग्जाम्पल अपन लेना चाहें तो ये एक आयरन है, आयरन का पीस है। और इस आयरन के पीस पे अपन यदि वायर वाउंड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर वाउंड कर देते हैं, ये आपने इस पे वायर है और यहां आप सोर्स कनेक्ट कर देते, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, L इसकी लेंथ है, A इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, A इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसका ऑफर्ड रिलक्टेंस होगा इस पाथ का वो 1 अपॉन म्यू। म्यू यदि आयरन का पीस है तो म्यू की वैल्यू म्यू 0 इंटू म्यू आर होती है। आर इसकी रिलेटिव वैल्यू होती है, म्यू 0 एयर के लिए होता है जो फिक्स होता है। म्यू 0 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये होती है। ये म्यू 0 की वैल्यू होती है। ये म्यू 0 की वैल्यू फिक्स है, लेकिन म्यू आर की वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे आयरन के लिए मान लीजिएगा कि म्यू आर की वैल्यू आयरन के लिए 500 है। ये आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए नियरली 50 to 100 के बीच में होती है। कास्ट आयरन में सिलिका ऐड कर देते हैं तो बढ़ जाती है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकन स्टील होती है तो 1500 तक चली जाती है।
ये रिलेटिव वैल्यू डिपेंड करती है किस नेचर का मटेरियल है। फिफ्थ नंबर, यहां ये फोर्थ नंबर में आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल इसकी लेंथ है और रो इसकी रेजिस्टिविटी है, नेचर पे डिपेंड करती है, या सिग्मा इसकी कंडक्टिविटी है जो इसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, बाकी दूसरे मटेरियल्स की कंडक्टिविटी कम होती है। फिफ्थ नंबर, फाई का जो करंट की इक्वेशन होती है वो वोल्टेज मींस ईएमएफ अपॉन ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये V अपॉन R होता है। और यहां ये फाई होता है, फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। 6, ये दोनों में रिलेशन है, ओम्स लॉ होता है, ये भी ओम्स लॉ होता है मैग्नेटिक सर्किट के लिए होता है। यहां एक गॉसेस लॉ लगता है, वो होता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, या एम्पियर्स लॉ लगता है, होता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट एनक्लोज। ये गॉस लॉ है, ये एम्पियर्स लॉ है। गॉसेस लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये दोनों के लिए लॉज डिफाइन है। ऐसे करके अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस ऐड होता है। यदि करंट दो पाथ में डिवाइड हो जाता है तो पैरेलल सर्किट होता है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स दो पाथ में डिवाइड हो जाता है तो मैग्नेटिक पैरेलल पाथ हो जाता है। ये अपन ने कल भी इस पुराने लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है और आज इसको समराइज किया है। डेफिनेटली आपको काफी गेन हुआ होगा। अब अपन इसके आगे की जो चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे जाता है, कैसे ट्रैवल करता है, इसका मैग्नेटिक मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन बार मैग्नेट से समझते हैं। ये अपना एक बार मैग्नेट है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एन पोल से निकलता है और एस पोल में अंदर घुसता है।
एन पोल से निकल के और एस पोल तक आता है, हवा में से ट्रेवल करता है। ये ऊपर से भी आ सकता है, ये नीचे से भी आ सकता है। ये जो लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं ये पोल फेस पे ज्यादा होती हैं और एंड्स पे ज्यादा होती हैं, और जैसे जैसे बाहर जाते हैं यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम होती है। ये बाहर ट्रेवल करता है तो अंदर भी ट्रेवल करता है, मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के अंदर एस से एन की तरफ ट्रेवल करता है। पैरेलल लाइंस के फॉलो मैग्नेट के अंदर भी ट्रेवल करता है, मैग्नेट के बाहर भी ट्रेवल करता है। जितनी लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर होती हैं उतनी लाइन ऑफ फोर्सेज अंदर होती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये सर्कुलर पाथ में होता है, क्लोज पाथ में ट्रेवल करता है मैग्नेटिक लाइन फोर्स। ये बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट के पास यदि दूसरा बार मैग्नेट रख दिया जाए तो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, इसके पास दूसरा कोई बार मैग्नेट ऐसे रख देते हैं, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है, ये इसका एन पोल है, इसका ये एस पोल है, अपोजिट पोल पास पास है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो एन से निकलती हैं, हवा में फैलती हैं, फिर एस में घुस जाती हैं। इस एन से निकलती हैं, वापस एस में घुस जाती हैं। इस एन से निकलती हैं, एस में चली जाती हैं। एन से निकलती हैं, एस में चली जाती हैं। एन से निकलती हैं, एस में चली जाती हैं। हवा में स्प्रेड होती हैं, मैग्नेट के अंदर कंसंट्रेट होती हैं, अंदर ये ट्रैवल करती हैं, यूनिफॉर्मली ट्रैवल करती हैं। बाहर ये शॉर्टेस्ट पाथ से आना चाहती हैं, ये पाथ शॉर्ट है, ये पाथ लॉन्ग है। अंदर यहां पे भी ट्रैवल करती हैं। यदि मैग्नेट में अपोजिट पोल एक दूसरे के पास रख देते हैं, जैसे ये एन पोल है, ये एस पोल, दूसरा मैग्नेट का ये एन पोल है, ये एस पोल, तो क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्सेज एन से निकलेंगी और एस में जाएंगी,
इस एन से निकलेगी एस में जाएगी, 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 इस एन से निकलेगी एस में जाएगी। यहाँ एक दूसरे के जब सामने आती हैं तो बैंड हो जाती हैं। मुड़ जाती है। काटती नहीं है एक दूसरे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं, स्ट्रेट बैंड की तरह बिहेव करती, रिपाल करती। ये मैग्नेटिक मटेरियल में कैसे बिहेव करती? यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जैसे ट्रैवल कर रही हो और इसके पाथ में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए, इसके पाथ में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो क्या करेंगे? ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बैंड हो जाती है। और इस मैग्नेटिक मटेरियल में से ही पास होना चाहती है, वापिस उतनी गैप में आ जाती है जितनी गैप में पहले चल रही थी, यूनिफॉर्म हो जाती है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो। 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल। ये वाला जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास होना चाहती, पैरा में कम चाहती और डाया से तो बाहर भाग जाती। यदि कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज के रास्ते में डायामैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, जैसे यहां मैं एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से नहीं जाएगी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं हो जाएगी, तो ये भी यूं हो जाएगी, ये भी थोड़ी यूं हो जाएगी, ये भी यूं हो जाएगी और ये भी थोड़ी यूं हो जाएगी। रिपेल करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिपेल करता है।
मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूं वास्ते, यहां ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है यहाँ वाली इसके अंदर से होती जाएगी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसके अंदर से होती जाएगी, ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसके अंदर से होती हुई जाएगी, ये नहीं जाएगी। और फेरो, ये फेरो, ये पैरा, ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का बिहेवियर है अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बिहेव करती हैं, इसको समझाने की कोशिश की। अब बताते कि एक जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है। ये अपन बेसिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं जो एआईसीटी के फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग, एआईसीटी में जो है मशीन फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट है मॉड्यूल में, वो अपन पढ़ रहे हैं। अब एक बार मैग्नेट है, ये कोई एक बार मैग्नेट है, इसमें ये एक पोल है, इस पोल की स्ट्रेंथ जो है वो m1 है, ये एक पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, और इन दोनों पोलों के बीच की r डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर म्यू नॉट, म्यू permeability means magnetic conductivity, it depends upon the medium which is in between these two। जो इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, ये इन दोनों के बीच में जो भी मीडियम रखा हुआ है उसकी नेचर, उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। यदि कोई मीडियम नहीं है, हवा में रखे हुए हैं, एयर या वैक्यूम में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये दोनों बीच में लगने वाला फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है हमेशा, क्यों? क्योंकि ये पोल जो होते हैं एन पोल होता है, ये एस पोल होता है। मैग्नेटिक पोल हमेशा डाइपोल इन नेचर होते हैं और वो अपोजिट नेचर के होते हैं, और अपोजिट नेचर के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। मैग्नेटिक पोल सिंगल पोल के एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, और m2 की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो यूनिट स्ट्रेंथ वाले पोल पे लगने वाला फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पोल। m2 की वैल्यू 1 मान लेते हैं, m1 की वैल्यू m मान लेते हैं, तो फोर्स को F को H कह देते हैं, और इस H को 1/4 पाई म्यू m अपॉन r स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन आप है। ये F एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, इसकी r कैप की डायरेक्शन में होती है, H भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, उसकी भी डायरेक्शन H की कैप की डायरेक्शन में। यूनिट स्ट्रेंथ वाले पोल पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। H को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। एक होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल को कैपिटल एम से लिखा जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ होता है। तो उसकी वैल्यू जो होती है m डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू r ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन m/r। ये आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। वैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी भी होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अभी अपन इसको स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखें, मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, ऐसे इसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है। एम जो होता है ये 5 फ्लक्स पर पोल होता है, फ्लक्स पर पोल। एक पोल की फ्लक्स स्ट्रेंथ जो होती है उसको एम से डिफाइन किया जा रहा है। ये जो आज अपन पढ़ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक्स हैं, जिसकी अपन को बेस नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में अपन जब भी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक पोल आएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल आएगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस आएगा, मैग्नेटिक पाथ आएगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस आएगा, मैग्नेटिक एमएमएफ आएगा, मैग्नेटिक ईएमएफ आएगा। तो ये अपन बीच बीच में हर बार ये आएगा और ये होता क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता क्या, ऐसे अपन बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको शुरू में स्टार्टिंग में ही लर्न कर लेंगे कि मैग्नेटिक पोटेंशियल ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, फील्ड और फोर्स में रिलेशन होता है, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, पोटेंशियल और फ्लक्स में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और में इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, मैग्नेटिक सर्किट में इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। ओके, ये तो अपन बात कर रहे थे बार मैग्नेट की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये अभी तक हम बात कर रहे थे बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट जो है बार फॉर्मेट में होती है, मीन्स एक वायर की तरह से होती है, लंबी होती है। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? किसी भी कंडक्टिंग मीन्स नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे वाइंडिंग जब कर दी जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे वाइंडिंग जब कर दी जाती है
तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसमें H की जो वैल्यू होती है वो N इंटू आई बाई एल। एल इसकी लेंथ होती है जिसमें वाइंडिंग लपेटती है। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है? वो यहां से निकलता है। यदि इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो आप राइट हैंड लॉ से, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर घुसेगा और यहां से बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से अंदर घुसेगी, यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से अंदर घुसेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से अंदर घुसेंगे। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से ट्रैवल करती है। नॉर्मली क्या करते हैं अपन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को मशीन में पैदा करने के लिए कोर मटेरियल यूज करते हैं, जो सॉलिड कोर मटेरियल यूज करते हैं। तो सॉलिड कोर का मतलब हुआ कि एक कोर में एक ही पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो ये इस टाइप का अपन कोर मटेरियल यूज करते हैं। इस पे ये वाइंडिंग लपेट देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर है। इस टाइप की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो प्रोड्यूस होती है वो ऐसे होती है जो कोर के अंदर अंदर ट्रैवल करती हैं। ये कोर इसलिए यूज करते हैं कि कोर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ट्रैवल करने के लिए इजी पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। यदि हवा के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, एयर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/μ0 L/A की वैल्यू जैसे 50 ओम हो, तो रिलेक्टेंस की वैल्यू आयरन के लिए 1/500 μ0 L/A हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 50 है, 50/500 हो जाएगी, और वो 1/10 ओम हो जाएगा। ये बहुत कम हो जाता है। तो आयरन के लिए जो रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होता है, वो बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू एयर। ऐसे करके अपन क्या करते हैं कि आयरन यूज करते हैं, जिससे सर्किट में ऑफर्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, एयर के कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उससे बहुत कम हो जाता है। तो इजी पाथ प्रोवाइड कर देता है, इजी पाथ हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि उतना ही फ्लक्स पैदा करने के लिए फाई फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है MMF
अपॉन रिलक्टेंस। तो मान लो रिलक्टेंस कितना हो गया 1/500 टाइम्स हो गया, तो 500 mmf अपॉन रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस एमएमएफ को बहुत कम एमएमएफ से उतना ही फ्लक्स पैदा हो जाता है। एमएमएफ की वैल्यू 1/500 कर दो, करंट कम कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, तो उतना ही फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो यदि हवा में फ्लक्स पैदा करना है तो ज्यादा टर्न लेने पड़ते हैं, ज्यादा एमएमएफ लेना पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मीन्स रिलक्टेंस ज्यादा होता है। और यदि आयरन में से ही फ्लक्स को पास करवाना है, मीन्स कोर आयरन मटेरियल का बना हुआ है, तो फ्लक्स को कैरी करने के लिए आपको कम एमएमएफ की जरूरत होती है, कम टर्न्स की जरूरत होती है, कम करंट की जरूरत होती है। उस कम करंट से उतना ही फ्लक्स आप पैदा कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी सर्किट में उतने ही फ्लक्स पैदा करने के लिए आपको कम करंट की जरूरत है, कम रिलक्टेंस की जरूरत है। तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच में कोर मटेरियल होता है, जबकि इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन में क्या होता है, ये स्टेटर है, बाहर वाला पार्ट है स्टेटर, ये बाहर वाला पार्ट है, ये स्टेटर, ये स्टेटर, ये रोटर है। और स्टेटर का फ्लक्स रोटर में पास करवाना पड़ता है। तो फ्लक्स जो है, जैसे एन पोल मैंने यहां बनाया ऊपर, तो इस एन पोल का फ्लक्स यहां से अंदर कहीं घुसेगा, फिर रोटर में से होता हुआ यहां से निकलेगा, और यहां से आधा इधर की पाथ से होता हुआ जाएगा, आधा जो है इधर के पाथ से होते हुए जाएगा। तो ज्यादातर पोर्शन जो फ्लक्स का होता है वो तो कोर के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन इसको बीच में, मतलब इस एरिया में एयर में से पास होना पड़ रहा है, इस एरिया में यहां पे भी एयर में से पास होना पड़ रहा है, तो ये एयर गैप है। तो जहां एयर में पास होना पड़ता है, तो मशीन्स में नॉर्मली रोटेटिंग मशीन में एयर में से फ्लक्स को पास करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा एमएमएफ की जरूरत होती है, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट। तो अपन मशीन्स में इंडिविजुअल जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे फ्लक्स होता है और कौन से पार्ट में वेरिएबल फ्लक्स होता है, कौन से फ्लक्स को रेजिस्टेंस के थ्रू पाथ देना पड़ता है, कि कौन से फ्लक्स को नॉर्मली पाथ देना पड़ता है। ऐसे अपन फ्लक्स को जो है पाथ प्रोवाइड करते हैं, और पाथ के अकॉर्डिंग जो है फ्लक्स फ्लो होता है। इस पाथ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स फ्लो होता है, तो कितना फ्लक्स होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है, वो कैसे करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आयरन का फ्रेम है, ये एक आयरन का फ्रेम है, ये इसमें बीच में ये एयर गैप बना दिया मैंने, ये 2 mm का एयर गैप है, ये आयरन है, और इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस आर है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी इंटरनल जो डायमीटर है वो 2 mm है। इसका टोटल रिलक्टेंस जो होगा 1/μ0, और एयर इसका आयरन का μr की वैल्यू मैं मान लेता हूं 500 है, तो ये हो गया 500 μ0 L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू होगी 2πr, और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है,
तो 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर 10/100, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। 2 mm को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या 2 mm को माइनस कर दें, माइनस 0.002, ये 2 mm हो गया। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 पाई। 2 पाई में ये 0.2 पाई, 0.2 पाई माइनस 0.002, ये आर की वैल्यू। तो ये एल की वैल्यू होगी यहाँ पे एल, जो भी है एल की वैल्यू आ गई, अपॉन ए होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 mm है, तो 1 mm का मतलब 0.001 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू नॉट। अब यहां एयर गैप है केवल, यहाँ आयरन नहीं है, तो म्यू 500 नहीं आएगा, म्यू नॉट। एल की वैल्यू 2 mm है, तो 0.002 अपॉन पाई, एंड आर की वैल्यू 0.001 स्क्वायर। तो ऐसे करके अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल रिलक्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, दो रिलक्टेंस का सम है। तो ऐसे अपन इसके जो है टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 भागों में बटा दो, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पूरा आयरन है यहां से लेके यहां तक, और दूसरा ये छोटा सा बीच में एयर गैप। एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इससे जब 500 टाइम्स से ज्यादा वही हो गया, फिर इसकी लेंथ कम है तो और ज्यादा हो गया। तो एयर गैप ये 500 यहाँ आ रहा है, यहाँ नीचे 500 नहीं है, तो 500 ज्यादा हो गया, टाइम्स ज्यादा हो गया एयर गैप का रिलक्टेंस। ये एयर गैप छोटा सा पोर्शन है, लेकिन इसका रिलक्टेंस यदि कैलकुलेट करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। तो ऐसे अपन इसका रिलक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मशीन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया है। अपने 2 लेक्चर हैं, पहला और ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मशीन फर्स्ट का फील्ड थ्योरी, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिलक्टेंस होता है, कौन सा सीरीज पैरेलल पाथ होता है, क्या एनालॉजी होती है, क्या रिलक्टेंस होता है, क्या फ्लक्स होता है, क्या एमएमएफ होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश की है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी और आपको इंटरेस्ट आया होगा। दूसरी यूनिट भी मैग्नेटिक फ्लक्स की ही है एज पर AICTE सिलेबस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, जो मैंने पहली दोनों यूनिट ली है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो पिन पॉइंट आंसर्स आते हैं, पिन पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को पूछा जाता है, बहुत स्मॉल चीजों को पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन दोनों लेक्चर के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली यू गेन ए लॉट, रिवाइज ए लॉट, द कॉन्सेप्ट यू विल बिल्ड। आपको मेरे 23 ईयर के एक्सपीरियंस का बहुत गेन होने वाला है। डेफिनेटली विल गो थ्रू एंड गिव द टेस्ट सीरीज, दैट etestseries.in पे जाएं, टेस्ट दें, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करें, आप कैसा कर पा रहे हैं। हर बार टेस्ट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, ये आप देखते रहें, इंप्रूव करते रहें, लेक्चर लेते रहें। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन पे, सर्किट एनालिसिस पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कंट्रोल सिस्टम पे, पावर सिस्टम पे, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पे हमारे लेक्चर्स जो है काफ़ी आ चुके हैं और काफ़ी अभी अपलोड करने वाले हैं। तो आप एक एक करके जो लेक्चर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आप फंडामेंटली सब्जेक्ट को लर्न करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सीखें और अपने फ्रेंड्स के साथ